पहला क्वेश्चन देखना क्या है. पहले क्वेश्चन में क्या था, चेक द आंसर. ITAT passed an order providing a relief as prayed by the assessee. As prayed मतलब उसने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे रिलीफ दे दो. ये लैंग्वेज ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन तगड़ा होना चाहिए, अपने आप अपनी लैंग्वेज हो जाती है. अभी क्या ये वर्ड को कोई लाइटली लेके आगे निकल गया, ऑब्जर्व करने वाला सोचेगा यार लिखा यार प्रेड बाय द असेसी, तो मैं भी ऐसा लिख सकता हूं. तो ये लैंग्वेज डेवलप करो ना. और ऑर्डर कब पास किया था, 7 जून 2024. फिर ऑन 13 दिसंबर 2024 ITAT फाउंड अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड एंड इमीडिएटली रेक्टिफाइड द मिस्टेक एंड पास्ड एन ऑर्डर. ये कौन सा ऑर्डर है, रेक्टिफाइड ऑर्डर. अरे तो पहले 7 जून को कौन सा ऑर्डर पास हुआ था, ओरिजिनल ऑर्डर पास हुआ था. ओके, एंड फिर रेक्टिफाइड ऑर्डर कब पास हुआ, 15 दिसंबर 24. अब पूछ क्या रहे, इज द ऑर्डर पास बाय ट्रिब्यूनल बार्ड बाय लिमिटेशन. मतलब वो टाइम लिमिट के बाहर चला गया है. बार्ड बाय लिमिटेशन मतलब टाइम लिमिट के बाहर चला गया है. तो ये टाइम लिमिट के बाहर चला गया कि टाइम के अंदर ही हुआ है. तो इसके लिए टाइम का नॉलेज होना चाहिए ना. और अपना टाइम का नॉलेज क्या बोलता है, ITAT. और ये ओन मोशन पे रेक्टिफाई किया ना, इट शुड बी डन विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर इज पास्ड. तो ITAT का ओरिजिनल ऑर्डर कब पास हुआ था, 7 जून. तो इसका एंड ऑफ द मंथ क्या हो गया, 30 जून. उसके बाद गिनो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर तक रेक्टिफाई कर सकते. और इधर तो 15 दिसंबर को रेक्टिफाई हो गया है, तो इट इज विद इन द टाइम. तो इधर आंसर में दो चीज मेन आनी चाहिए. एक तो अपने को प्रोविजन लिखना है कि ITAT के ऑर्डर में कोई अपेरेंट मिस्टेक होती है तो इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय द ITAT ऑन इट्स ओन मोशन विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर ऑफ ITAT वाज पास्ड. So accordingly, the time limit for rectification comes to 31st December. And in this case, the rectification done on 15 December, which is within the time limit. Hence, it is not barred by limitation. ये क्या था, it is not barred by limitation. वो एग्जाम में जो स्टाइल में पूछा है ना, वो स्टाइल में एड्रेस भी दे दो आंसर उसका. फिर what would be your answer if the mistake was identified by the assessing officer who filed rectification petition मतलब application on 13 December 24 and the tribunal passes rectified order on 24 Jan 26. तो इधर ओन मोशन पे हो रहा है कि एप्लीकेशन बाय AO. इधर पता है ITAT के अंदर अपने असेसी AO दोनों मीटिंग में बैठे थे ना, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है. तो इधर AO ने अप्लाई किया, ठीक है करो, लेकिन अप्लाई करने वालों 6 महीने में अप्लाई करो. रिप्लाई कभी भी आ सकता है. और 6 महीना वही सेम. और अपने 6 महीना गिने ना, गिन के 31 दिसंबर तक चल रहा है. तो 31 दिसंबर के पहले अप्लाई करना है. और कब हुआ था, 13 दिसंबर. तो परफेक्टली टाइम पे अप्लाई हुआ है. और रिप्लाई कब हुआ है वो चेक भी मत करो, बिकॉज देयर इज नो टाइम प्रिस्क्राइब फॉर रिप्लाई. ओके, ये जो सॉल्यूशन बने हुए हैं ना, ये मैं ऐप में जब तक अपनी प्रॉपर बुक नहीं आ रही है ना, क्वेश्चन आंसर की प्रिंटेड बुक, तो ये सॉल्यूशन तुम लोग को ऐप में मिलेंगे, उसको चेक भी किया करो, एक बार रीड कर लिया करो कैसे लिखा हुआ है. तो ये क्वेश्चन 1 था. फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखना क्या लिखा, डिस्कस द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ फॉलोइंग प्रपोजिशंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. करेक्टनेस और अदरवाइज मतलब ये जो 4 वाक्य लिखे हैं, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ट्रू और फॉल्स. इधर बच्चों की तरह ट्रू फॉल्स खाली लिख के नहीं आना है, रीजन देना है. क्योंकि क्या लिखा, डिस्कस, ऐसा नहीं बोला स्टेट वेदर करेक्ट इनकरेक्ट. डिस्कस, डिस्कस मतलब डिस्कस. डिस्कशन इज ऑलवेज शॉर्ट के लॉन्ग. लॉन्ग मतलब इतना लंबा पकाना नहीं है, लेकिन थोड़ा एलाबरेट करके लिखना पड़ेगा. तो पहले क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, ITAT इज अ फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी. ये सही है कि गलत है, करेक्ट. तो क्या लिखना चाहिए, दिस प्रोपोजिशन. देख लैंग्वेज कैसे बना रहा, मैं क्वेश्चन से उठा रहा हूं वर्ड. फॉलोइंग प्रोपोजिशन लिखा था ना, तो क्या लिखना चाहिए, दिस प्रोपोजिशन इज करेक्ट बिकॉज इफ द अपील इज ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, सॉरी, if the appeal is on question of fact,
द जजमेंट ऑफ आईटैट इज फाइनल। इतना ही लिखना है कि अगर अपील क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की होती है तो आईटैट का जजमेंट फाइनल है, तो फिर इसको अगर फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी बोल रहे हैं तो सही बोल रहे। फिर कमिश्नर ब्रैकेट में अपील्स, ये सीटा होता है। सी मैं जो सीटा सीटा करके अपने नोट्स में देता हूँ ना, वो एग्जाम में इन लोग है ना कमिश्नर ब्रैकेट में अपील्स लिखते हैं, वो सीटा ही होता है। क्या लिखा है? सीटा कैनॉट एडमिट एन अपील फाइल्ड बियॉन्ड 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर ऑफ एओ। मतलब 30 दिन के बाद कोई अपील करेगा ना तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो सुनो, ये पॉइंट एक्चुअली अपना पढ़ना बाकी है अभी। सी एक पॉइंट मैंने तुमको बताया नहीं, छोटा ही पॉइंट है कि अपील करने की जो टाइम लिमिट होती है ना, उसमें अगर थोड़ा डिले हो गया और उसमें अपना कोई जेन्युइन रीजन है तो ये लोग अलाउ करते। छोटा ही पॉइंट था, लेकिन ये फॉर्मली मैंने कल के लेक्चर तक में कहीं डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अपने नोट्स में देखोगे ना, इट विल बी फाउंड, इट इज रिटन कि अपील जो करने का, अपील करने का टाइम क्या बताओ? सीटा में 30 days, आईटैट में 2 महीना, हाई कोर्ट में 120 दिन, सुप्रीम कोर्ट में 90 days। तो इतने टाइम में जो अपील करनी होती है ना, जनरली इन लोग इसको लेके बहुत कट्टर है, लेकिन कोई जेन्युइन रीजन के कारण थोड़ा बहुत डिले हो गया तो इन लोग अपना लेट फाइलिंग ऑफ अपील भी अलाउ करते। ओके, बट सी ये अलाउ करते टेक्निकली बोल सकते एग्जाम में अलाउ करेंगे इफ देर इज अ वैलिड रीजन। प्रैक्टिकली रियल लाइफ में क्या होता है मालूम है? इन लोग बहुत खड़ूस होते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि इतने सारे लोग अपील करते हैं, उसमें लेट लतीफ लोग को भी चलाने लगे तो बाद में अपील तो बढ़ते जाएगी ना। तो जनरली इतना इजीली इन लोग डिले इन फाइलिंग द अपील अलाउ नहीं करते जनरली। हाँ, ये प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बाकी एग्जाम में कल को क्वेश्चन पूछे ना कि अगर अपील फाइल करने में डिले हुआ तो अलाउ है क्या, तो क्या लिखना चाहिए? इट कैन बी कंडोन्ड प्रोवाइडेड द डिले इन फाइलिंग द अपील इज ड्यू टू जेन्युइन रीजन। तो इधर इधर तो क्या लिखा था? ही कैनॉट एडमिट द अपील बियॉन्ड 30 days। तो दिस प्रपोजिशन इज इनकरेक्ट। सीटा कैन एडमिट द अपील बियॉन्ड 30 days also if the delay in filing the appeal is due to genuine reason. Okay. फिर assessee agreed by an order under section 263। सेक्शन देखिए, समझता है क्या है? 263 में क्या हुआ था? सीआईटी सीसीआईडी राउंड पे निकला था और एओ ने लफड़ा किया, उसको चमाट मार के उसके ऑर्डर को रिवाइज किया था ना? एओ ने लफड़ा क्या किया था? एरर प्री जुडिशियल टू गवर्नमेंट, याद आया वो? तो देखो क्या लिखा है, एक असेसी 263 ऑर्डर से दुखी था। दुखी क्यों था? क्योंकि 263 में कुछ ऐसा रिवाइज करते कि जो गवर्नमेंट को नुकसान हुआ था वो ठीक हो जाता है। तो गवर्नमेंट का नुकसान तो ठीक हो गया, लेकिन असेसी को दुख होगा। तो क्या लिखा है? वो दुखी आदमी अपील कर ही नहीं सकता है, ऐसा लिखा है, कर ही नहीं सकता है। गलत है ना यार? मैं खुद पढ़ा के गया हूं तुम लोग को कि अगर 263 में कोई नाराज है तो अपील डायरेक्टली टू आईटैट। तो क्या लिखना चाहिए? दिस प्रपोजिशन इज इनकरेक्ट बिकॉज एन असेसी इज अग्रीड बाय द ऑर्डर अंडर सेक्शन 263 कैन फाइल एन अपील टू आईटैट। और चाहिए तो नॉलेज दे दो एक्स्ट्रा, टाइम लिमिट भी बता दो, विद इन 2 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच 263 ऑर्डर वॉज रिसीव्ड। 263 के खिलाफ अपील कर रहे हैं ना, तो ऑर्डर जब रिसीव हुआ वो महीने के एंड से 2 महीने में अपील कर सकते हैं टू आईटैट। फिर क्या लिखा है? द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कैन रिवाइज एन ऑर्डर पास्ड बाय एओ विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट एवाई इफ द ऑर्डर इज एरोनियस एंड प्रीजुडिशियल। सब ठीक ही लग रहा है यार। ऑर्डर एरोनियस है, प्रीजुडिशियल है, तो सीआईटी रिवाइज कर सकता है, ये तो मैंने पढ़ाया था। लेकिन इधर कुछ गड़बड़ लग रही है, मालूम है? बराबर ही है, रिवाइज एन ऑर्डर पास बाय एओ, एओ का ही तो ऑर्डर रिवाइज होता है। तुम लोग क्या सुन के गए मुझसे? कल मैंने कैसी एक्टिंग की? तुम लोग सब एओ लोग हो, तुम लोग के ऑर्डर को मैं रिवाइज कर रहा हूं। सब सही लिखा है, टाइम लिमिट गलत लिखा है। वो पकड़ होनी चाहिए बच्चे के पास, वैसी दिव्य दृष्टि होनी चाहिए कि वो गलत चीज पकड़ पाए। इधर टाइम क्या लिखा देख, 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट एवाई। पागल आदमी, इसको आता ही नहीं, इसको बोलो प्लीज रिवाइज एंड कम। अरे 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट एवाई नहीं है, क्या है बताओ तो? एंड ऑफ द ईयर इन विच एरोनियस ऑर्डर वॉज पास्ड।
मतलब जिस ऑर्डर में एरर है वो ऑर्डर जब पास हुआ था ना, पास, उस साल के एंड से 2 साल। और ये भाई साहब लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट एवाई, तो गलत है ना ये। तो क्या लिखना चाहिए, दिस प्रोपोजिशन इज इनकरेक्ट because CIT can revise the erroneous order within 2 years from the end of the year in which order containing error was passed and not from the end of the relevant AY. Okay. तो ये क्वेश्चन 2 था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, रीड। ये क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा, क्वेश्चन 4, द CIT issued a notice to revise the order passed by AO under section 143। सेंटेंस का मतलब समझा क्या, एओ ने ऑर्डर पास किया था अंडर सेक्शन, सिर्फ 143 लिख रहे ना, मतलब दे मीन टू से रेगुलर असेसमेंट ओनली 143। अभी टेक्निकली तो 143(1) भी होता है समरी असेसमेंट, बट वो तो कंप्यूटर के थ्रू होता है ना। इधर एओ ने पास किया मतलब रेगुलर असेसमेंट है। ओके, अब उसको रिवाइज करने का नोटिस भेजा है सीआईटी ने, तो मतलब 263 में एक्शन लिया जा रहा है। सेंटेंस फील कर, सीआईटी लिखा है, ही इशूड नोटिस टू रिवाइज द ऑर्डर, रिवाइज वर्ड आया मतलब 263, और कौन से ऑर्डर को रिवाइज करना है, एओ के 143, मतलब कुछ उसमें एरर होगा ना। फिर क्या लिखा है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर कमिश्नर, मतलब जब प्रोसीडिंग चल रही थी, मतलब सीआईटी राउंड पे निकला था, कार्रवाई कर रहा था ना, ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल गैदर ड्यूरिंग सर्वे अंडर सेक्शन 133A, आफ्टर इश्यू ऑफ द फर्स्ट नोटिस द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इशूड अ सेकेंड नोटिस, the contents of which were different from the contents of the first notice. Examine whether the action of commissioner is justified as to the second notice. करो 2-3 बार रीड करो, मेरे ऐसे रीड करने से उतर नहीं क्या होगा, 1-2 बार रीड करो इसको, समझो। जो भी वीडियो भी देख रहे हैं ना, वीडियो पॉज करके शांति से पढ़ो, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना। एक नोटिस इशू किया, फिर वापस दूसरा नोटिस इशू किया। ये कौन सा नोटिस मालूम है, सेक्शन 263 है ना, एक ही सेक्शन है, उसमें नोटिस भी जाती है। नोटिस क्यों, कल मैंने पूरा एक्टिंग करके बताया था ना, मैं जब राउंड पे निकलता हूँ, मुझे कुछ एरर लगा प्री जुडिशियल टू गवर्नमेंट, तो असेसी को नोटिस देके बुलाऊंगा, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देनी पड़ती है ना, तो उसके लिए असेसी को नोटिस जाती है। हाँ, इधर नोटिस का कोई ऐसा सेपरेट सेक्शन नहीं था, जैसे 147 में तो कैसा था, ऑर्डर का सेक्शन 147, नोटिस का 148A 148 अलग अलग था ना, लेकिन 263 में क्या, एक ही सेक्शन सब चीज का। तो नोटिस मतलब एक नोटिस देके असेसी को बुलाया था, एक बार तो नोटिस दी थी, कार्रवाई चालू हो गई, फिर बाद में कार्रवाई के बाद है ना कुछ नया सर्वे हुआ होगा। सर्वे मालूम है क्या होता है, अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स सरप्राइज विजिट मारते, जैसे मेरा भी लेक्चर चल रहा है ना, अचानक से इनकम टैक्स वाले सरप्राइज विजिट मार सकते हैं, अचानक पूछताछ करेंगे, और शायद मेरी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स हाथ में आ गई, मैं रंगे हाथों पकड़ा गया, तो सर्वे में भी इन लोगों को कोई लफड़ों का मालूम पड़ता है ना बहुत बार। तो इसके यहाँ पे ऐसा ही हुआ था, ऑलरेडी 263 की कार्रवाई चल रही थी, एक नोटिस दे भी दी थी, ये देखो। फिर कार्रवाई के दौरान एक सर्वे जैसा कुछ हुआ, और सर्वे में कुछ और लफड़े का मालूम पड़ा, जिससे सीआईटी सीसीआईटी को लगा कि भाई एक और ब्लंडर हुआ है विच इज हार्मफुल टू द गवर्नमेंट, उसके लिए वापस नोटिस इशू किया। तो वो सेकेंड नोटिस वैलिड है कि इनवैलिड है, उसे इधर पता है, ये चेक करो, ये देखो, उसने एग्जामिनेशन किया, उसके बाद सर्वे हुआ था। सर इधर रिकॉर्ड में सर्वे आ गया, सर्वे से कुछ मटेरियल मिला होगा, सर्वे वर्ड समझा, सरप्राइज विजिट है, उसमें कुछ मटेरियल हाथ में लगा होगा, उसको रिकॉर्ड बोलो। लेकिन इस सम में क्या हुआ, सर्वे हैपेंड आफ्टर द एग्जामिनेशन, क्योंकि सीआईटी ने एक नोटिस इशू कर ही दी थी। अब एक नोटिस इशू किया मतलब वो एग्जामिनेशन करके इशू किया होगा ना, नोटिस कब इशू करता है, पहले एग्जामिन करता, हाँ लफड़ा पक्का है, अब तो असेसी को बुला के उसको मैं बताने वाला हूँ कि तेरे में चेंज होने वाला रिवीजन। तो एक नोटिस इशू किया मतलब एग्जामिनेशन वाला स्टेप निकल चुका है,
उसके बाद सर्वे हुआ, तो दैट इज अ रिकॉर्ड विच वॉज डेवलप्ड आफ्टरवर्ड्स, दैट कैनॉट बी टेकन एज द बेस फॉर 263. ओके, तो इधर सेकेंड नोटिस वैलिड है कि इनवैलिड? इनवैलिड. रीजन, बिकॉज सेकेंड नोटिस के लिए द अवेलेबल रिकॉर्ड इज सर्वे विच वॉज डन आफ्टर द एग्जामिनेशन. ये अपने को पढ़ के कैसे मालूम पड़ा आफ्टर द एग्जामिनेशन है? सी रियल लाइफ में क्या है, वो एग्जामिनेशन मतलब राउंड पे निकलता है ना, उसके बाद नोटिस इशू कर देता है. वो तो इशू कर दी थी, इशू कर दी. नोटिस इशू क्या मतलब एग्जामिनेशन हो चुका है, फिर ही तो नोटिस इशू किए, उसके बाद सर्वे हुआ था. ये देखो क्या लिखा था इधर सब में, ये तो इशूड द नोटिस, मतलब नोटिस इशू क्या मतलब एग्जामिनेशन का काम हो चुका होगा ना. फिर क्या लिखा है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग. सी नोटिस इशू कर, नोटिस में क्या होता है, एसएससी को बुलाते हैं और एक मीटिंग नहीं 5 6 7 8 10 10 मीटिंग भी चलती होगी रियल लाइफ में. लास्ट टाइम तो मैं से एक्टिंग करके बता दिया कि राउंड पे निकला, मुझे कोई लफड़ा लगा, एसएससी को बुलाया, और बुलाया तो एक मीटिंग में नहीं सलटता. मीटिंग्स हो रही है, उसको बोलते हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी, मतलब कार्रवाई चल रही है, मुलाकातें हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, उस दौरान एक और सर्वे हो गया. लेकिन सर्वे कब हुआ? फर्स्ट टाइम जब एग्जामिनेशन हुआ तो उसके बाद हुआ ना. तो इट्स अ न्यू रिकॉर्ड विच केम लेटर ऑन, दैट कैन नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ रिविजन अंडर सेक्शन 263. क्योंकि एक्ट में ये सेंटेंस लिखा है, एक्ट में ये सेंटेंस लिखा है, बिफोर रिवाइजिंग द ऑर्डर CIT has to examine the records which are available at the examination, and at the time of examination जो था उसके बेसिस पे करो. लेकिन आफ्टरवर्ड्स कुछ आया तो उसको बेस नहीं ले सकते. ये एग्जाम का क्वेश्चन है. तो देखो ये छोटे पॉइंट के ऊपर भी कहाँ क्वेश्चन आ गया. सी पहले थोड़े ज्यादा टफ पेपर आते थे पुराने, आजकल तो पेपर ट्रस्ट में मैनेजेबल है. मैं ये नहीं बोल रहा एकदम ही सिंपल आता है, लेकिन एटलीस्ट इट इज विद इन द रीच. बच्चे मतलब बाउंड्रीज डिफाइंड है कि अपने स्टडी मटेरियल का जो दायरा है उसके बाहर से कुछ नहीं पूछते. एक डिफाइंड बाउंड्री, इतनी चीजें पढ़, पर तू पढ़, उसी में से आना है. पहले तो यहाँ वहाँ कुछ भी ऐसा डालते थे, मतलब बच्चा सोचे कहाँ है सब चीज, मेरे तो सोर्सेज में है भी नहीं, ऐसा भी पेपर आता था. लेकिन आजकल तो चलो डिसेंट पेपर है, लेकिन आजकल नई प्रॉब्लम क्या है, पढ़ाई नहीं होती है. पढ़ते ऐसे नहीं, तुम लोग को इतना डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस लेवल का जो हार्डवर्क होता है ना उतना नहीं डाल रहे. कर लो ना यार, जमाना कितना भी बदल जाए लेकिन पढ़ाई के प्रोटोकॉल चेंज नहीं होते. पढ़ाई के जो नियम होते उसके सिद्धांत होते वो आज भी वही रहने चाहिए. लाइफ कैन बिकम मॉडर्न बट योर सिस्टम ऑफ स्टडीज शुड बी द सेम एज इट वॉज इन सो मेनी ईयर्स. महाभारत के टाइम जब अर्जुन वगैरह शिक्षा लेता ना गुरुकुल वगैरह में जाके, वो प्रोटोकॉल आज भी फॉलो करना चाहिए. टाइम चेंज हो गया ठीक है, लेकिन अपने पढ़ाई के प्रोटोकॉल चेंज नहीं हो सकते. ये देखो ये हो गया. तो इसका देखो मैंने जो ड्राइंग में ना इधर कुछ किया है, छुपा के रखा था, देखो ये ना. सी ये वाली डेट इस क्वेश्चन में नहीं दी थी. ये तो मैंने ऐसे ओरिजिनल मेरा एक्सप्लेनेशन देने के लिए ऐसे डेट के थ्रू समझाना था. इस सब में ने डेट नहीं है, एक बार चाहिए तो इसको ये इमेजिनरी डेट पकड़ो. चलो क्वेश्चन 4 का ड्राइंग बन गया, वेर एज दिस डेट्स वर नॉट देयर, बट ठीक है. अब देखो ये एग्जामिनेशन के बाद फर्स्ट नोटिस इशू हो गया था, फिर सर्वे हुआ, फिर सेकेंड नोटिस इशू हुआ. तो दैट मीन्स सेकेंड नोटिस का बेस वॉज सर्वे, एंड सर्वे केम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन के आफ्टर एग्जामिनेशन, आफ्टर. तो ये देखो ये रिकॉर्ड्स को कंसिडर नहीं कर सकते. चौकड़ी मारा ना मैंने, क्रॉस क्यों किया है, मतलब इन रिकॉर्ड्स के बेसिस पे एक्शन नहीं लिया जा सकता. ओके, तो ये तुम लोग भी ड्रॉ कर लेना, जब नोट्स ले दो क्वेश्चंस की भी वर्किंग ड्रॉ किया करो. एनीवेज आज के लेक्चर का मेन पॉइंट ये था, उससे संबंधित क्वेश्चन भी करवा दिया. और कल मैंने जो पेप्सी फूड्स का केस बताया था ना स्टे ऑफ डिमांड में, कि 365 डेज के बाद भी स्टे एक्सटेंड हो सकता है अगर एसएससी कसूरवार नहीं है. तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने पेप्सी फूड्स के केस में कही थी, उसका भी एक क्वेश्चन है. वो देखो ये पेप्सी फूड्स की कहानी के ऊपर ही क्वेश्चन बना है, एग्जाम में इनफैक्ट आ चुका है.
इससे एग्जाम क्वेश्चन, ये भी ज़्यादा पूरा नहीं है, आई गेस 24 या 23 के अटेम्प्ट में कभी तो भी आया था, कुछ एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया था। पेप्सी फूड्स का केस हुआ था ना, तो पेपर सेटर को मन वचल पूछ लिया उसने, तो आ गया है। और ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर कल अपनी लंबी अच्छी बात हुई है, बट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो काइंड ऑफ डन, एवरीथिंग इज सेम। इधर पूरा सब एक से तुम लोगों को कुछ वर्डिंग्स एक बार रीड कर लेते हो, क्योंकि कोई कोई लोग को है ना वर्डिंग्स समझने में दिक्कत होती है। एक बार रीड करो, जब तक समझेगा ठीक है, कुछ कुछ वर्ड मेरे को बताना पड़ेगा। ये देखो, अ पेटिशन फॉर स्टे ऑफ डिमांड, ये पेप्सी फूड्स का ही सेम है। अ पेटिशन फॉर स्टे ऑफ डिमांड वॉज फाइल्ड। पेटिशन मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन। मैं सब रीड ही क्यों कर रहा हूँ? लैंग्वेज सिखाने के लिए। एप्लीकेशन फॉर स्टे ऑफ डिमांड वॉज फाइल्ड बाय XYZ लिमिटेड, रियल लाइफ में पेप्सी था, बिफोर द ITAT इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूटेड डिमांड फॉर विच अपील वॉज पेंडिंग। मतलब स्टे हमने मांगी थी, फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल ग्रांटेड स्टे वाइड, ऑर्डर डेटेड 1 Jan 25। मैंने पता है इन लोग स्टे ग्रांट करते तो उसका स्टे ऑर्डर बनता है, और स्टे ऑर्डर में जो तारीख लिखी होती है ना, वहां से इनिशियल 180 डेज होता है। बोला था, सब पढ़ाया हुआ है मैंने यार। तो इधर स्टे ऑर्डर का डेट क्या था? 1 Jan 25, और कितना दिन स्टे मिला? 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर ऑन डिपॉजिट ऑफ 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स बाय XYZ लिमिटेड। वो तो रूल ही है, परंपरा है, मिनिमम 20% भरना ही पड़ेगा। फिर देयर आफ्टर द बेंच वॉज नॉट फंक्शनिंग, सॉरी, बेंच वॉज फंक्शनिंग इंटरमिटेंटली। इंटरमीडिएट मतलब कभी ITAT की ऑफिस खुल ली है, कभी बंद है, कभी काम कर रहे नहीं कर रहे, मतलब ढंग से चल ही नहीं रहा था। ऐसे अपना क्या है, रोज क्लास खुला रहता है, पूरा एकदम फुल्ली ऑपरेशनल है ना, लेकिन क्या है, क्लास कभी बंद होती है, कभी ताला लगा, ये ऐसा। तो वैसा ITAT का भी क्या है, इन लोग एकदम प्रॉपरली स्मूथली फंक्शन नहीं कर रहे थे, कभी काम चल रहा है, कभी ऑफिस बंद पड़ी, कुछ काम ही नहीं चल रहा है। तो इट वॉज फंक्शनिंग इंटरमीडिएटली टिल 1 Feb 26। ओके, इन लोग तो क्या 1 जनवरी 2025 को स्टे देके बैठ गए कि डोंट वरी, तेरे को वसूली भाई लोग परेशान नहीं करेंगे, हमने तेरे को स्टे दिया है ना। ITAT ने बड़ा स्टे तो दे दिया, लेकिन खुद के काम करने का ठिकाना नहीं था। कब तक काम नहीं कर रहे थे इन लोग? 1 Feb 26 तक इन लोग ऑन ऑफ काम चल रहा था उनका। फिर देयरफॉर द डिस्प्यूटेड मैटर कुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब उस कारण से ITAT अपना जजमेंट नहीं दे पाई। फिर इन द मीनवाइल जून 25, ये देखो ठीक 6 महीने के बाद अपने को स्टे कब मिला था? 1 जनवरी 25। और स्टार्टिंग में स्टे 180 डेज का मिलता है, विच इज तकरीबन 6 महीना। 180 डेज इस तकरीबन 6 महीना ना यार। तो देखो इधर 6 महीने के बाद देखो जून आ गया ना, मतलब कंपनी ने क्या सोचागा कि यार जून आ गया मतलब अपना 180 डेज खत्म हो रहा है। तो देखो क्या किया इन लोग ने, इन द मीन वाइल in June 25, XYZ Limited had made an application for extension of stay and was granted extension up to 31st December 25। मतलब ओरिजिनली स्टे 1 Jan को 180 डेज का मिला था, अब वो 31 Jan तक हो गया, मतलब 365 डेज। देखा, अरे नॉलेज कहाँ आ रहा है, पढ़ा है मैंने। तो ये एग्जाम क्वेश्चन है। तो 31 दिसंबर तक उन लोगों की स्टे एक्सटेंड हो गई। और क्यों हुई? क्योंकि ITAT ढंग से काम नहीं कर रहा था। और मैंने क्या बोला, 180 डेज में वो लोग जजमेंट नहीं दे पाते, उसमें SSC कसूरवार नहीं है, तो उसको एक्सटेंशन मिल सकता, मिला उसको, और मिल के 365 डेज तक मिला। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक देखो 365 डेज ही है। फिर देखो क्या लिखा था, देयर आफ्टर मतलब 31 दिसंबर के बाद, ऑन 5 Jan 26, मतलब 31 दिसंबर के बाद ही है ना, AO अटैच द बैंक अकाउंट ऑफ XYZ लिमिटेड, मतलब वसूली की कार्रवाई चालू हो गई, बैंक अकाउंट अटैच कर लिया, एंड रिकवर्ड अमाउंट ऑफ 15 लाख अगेंस्ट द अरियर्स ऑफ 25 लाख। 25 लाख उनसे लेना था, उसमें से 15 लाख की तो वसूली भी कर ली बैंक अकाउंट के थ्रू। मतलब इन शॉर्ट 365 डेज के बाद उन लोगों ने वसूली की कार्रवाई चालू कर दी। फिर देखो क्या लिखा है, कंपनी रिक्वेस्टेड द AO टू रिफंड द अमाउंट एज इट होल्ड्स स्टे ओवर इट। कंपनी ने क्या बोला, हम लोग का स्टे है,
आप हमसे पैसा मत लो, हमारा स्टे चल रहा है। लेकिन एओ जो रिकवरी वाले एओ होते हैं ना, उन्होंने क्या बोला, नहीं भाई 365 डेज खत्म हो गया। लेकिन एसएससी मान नहीं रहे, खत्म हो गया तो क्या, बट मैं तो रेडी था अपील की हियरिंग्स के लिए। लेकिन उन लोग काम ही इंटरमिटेंटली कर रहे थे। और उन लोग पता है कब तक टाइम पास कर रहे थे आईटेड लोग, ये देखो 1 फरवरी 2026, और अपना तो स्टे 31 दिसंबर 25 को ही लैप्स हो गया। और इन लोग तो दिसंबर 25 छोड़ो, 1 फरवरी 2026 तक टाइम पास ही कर रहे थे, ढंग से काम नहीं कर रहे थे। तो कंपनी ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन एओ क्या बोला, एओ रिजेक्टेड द कंटेंशन ऑफ एसएससी स्टेटिंग दैट स्टे पीरियड expired on 31st December, after which the order of stay stood vacated automatically. To examine the correctness of the contention of the AO. AO का contention क्या है, ये देखो लिखा है ना, AO का contention है that the stay period expired on 31st December, after which order of stay stood vacated. ऐसा एओ बोल रहा है कि तेरा स्टे वेकेट हो चुका है। तो क्या बोलना चाहिए, एओ सही है तो सी एज पर लॉ तो सही है। एज पर लॉ आफ्टर 365 days the order of stay shall stand vacated even if assessee is not at fault, as per law. But as per the judgment given by Supreme Court in the case of FC Foods Limited, if the assessee is not at fault, then stay can be extended even beyond 365 days. ओके तो ये मैंने डिस्कस कर दिया था, फिर भी क्या मैं तुमको सम रीड करवाना चाह रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है बच्चे लोग को ये इंटरमिटेंट पेटिशन क्या होता है समझता नहीं ना, इससे मैं एक बार पूरा रीड करके वो फील दे रहा था। बाकी इसके ऊपर डिस्कशन हो ही चुका है ना, अपना क्वेश्चन 5 भी हो चुका है।